तो हेलो गाइज, मैं मंजू। तो आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पावर ऑफ एजुकेशन में। तो पिछली क्लास में हमने लेसन किया था संघवाद और उसके क्वेश्चन आंसर किए थे। तो नेक्स्ट क्लास में हम करने वाले हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है वो इस लेसन के हम करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है संघीय शासन व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं और लक्षण। जो संघीय शासन व्यवस्था है उसकी प्रमुख विशेषताएं क्या है और उसके लक्षण क्या है। तो आइए देखते हैं क्या लक्षण है। संघीय शासन व्यवस्था की प्रमुख लक्षण निम्नलिखित हैं। बहुस्तरीय शासन पद्धति। जो फर्स्ट है वो है बहुस्तरीय शासन पद्धति। यहाँ सरकार 2 से अधिक स्तरों वाली होती है। मतलब जो संघीय सरकार है वो 2 प्रकार की होती है, एकात्मक और संघात्मक, या 2 स्तरीय हो गए, केंद्र या फिर राज्य। ठीक है। तो भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था के अंतर्गत शासन के 3 स्तर पाए जाते हैं। जो भारत में जो संघात्मक शासन व्यवस्था है, जो मतलब बहुस्तरीय शासन पद्धति में हो गया कि सरकार 2 या 2 से अधिक स्तरों वाली होती है। और भारत में संघात्मक व्यवस्था के अनुसार जो शासन के हैं वो 3 स्तर पाए जाते हैं। कौन कौन से 3 स्तर पाए जाते हैं शासन के? केंद्र, राज्य और स्थानीय। ये 3 स्तर पाए जाते हैं शासन के। तो नेक्स्ट है सरकार के अलग अधिकार क्षेत्र। जो सरकार के हैं जो अलग अधिकार क्षेत्र है, विभिन्न स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन चलाती है। जो मतलब विभिन्न स्तर की सरकारें, केंद्र की हो गई, राज्य की होगी या स्थानीय की हो गई, वो एक ही नागरिक समूह पर शासन चलाती है। परंतु कानून बनाने, कर वसूलने या प्रशासन पर अपना अपना अधिकार क्षेत्र होता है। मतलब जो कानून बनाना हो गया या फिर कोई कर लेना हो गया या कुछ और हो गया, अदरवाइज XYZ जो भी हुआ, तो उनके लिए सबके अधिकार क्षेत्र हैं जो अलग अलग होते हैं। जो केंद्र सरकार का अधिकार क्षेत्र है वो अलग है, जो राज्य सरकार का अधिकार क्षेत्र होता है वो अलग होते हैं, और जो स्थानीय शासन के जो स्तर होते हैं वो अलग होते हैं। तो थर्ड है शक्तियों का बंटवारा विभिन्न स्तर की सरकारों। जो शक्तियों का बंटवारा है वो मतलब है जो शक्तियों का बंटवारा है वो विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित होते हैं। जो विभिन्न स्तर की सरकारों के बीच जो अधिकार क्षेत्र हैं वो स्पष्ट रूप से वर्णित होते हैं। मतलब हर सरकार के जो अधिकार क्षेत्र है वो स्पष्ट है। केंद्र सरकार का है जो केंद्र पर करती है, जो राज्य सरकारें हैं वो राज्य पर करती है, और संघीय सरकार है वो अपनी करती है। ग्राम पंचायत हो गया, ग्राम सभा हो गया, नगर पालिका हो गई। इसलिए संविधान सरकार के प्रत्येक स्तर के अस्तित्व और प्रावधान या गारंटी की सुरक्षा देता है। जो संविधान है वो हर क्षेत्र के सुरक्षा या आदि की जो है वो गारंटी देता है। फोर्थ हो गया संविधान संशोधन के प्रावधान। जो संविधान संशोधन है उसके प्रावधान क्या क्या है? संविधान के मौलिक प्रावधानों को किसी एक स्तर की सरकार अकेले नहीं बदल सकती। मतलब जो हमारे संविधान में मौलिक अधिकार भी हैं, तो मौलिक अधिकारों में कोई भी बदलाव सिर्फ एक सरकार नहीं कर सकती। जब तक कि दोनों सरकारों का स्पष्ट बहुमत ना हो तब तक संविधान के मौलिक प्रावधानों में कोई भी चेंज या बदलाव नहीं आ सकता। ऐसे दोनों स्तरों की सरकारों की सहमति ही भी से ही होता है। जो मतलब जो कुछ भी बदलाव होता है वो दोनों सरकारों की सहमति से ही होता है। एक सरकार की सहमति से कोई भी बदलाव नामुमकिन है। तो आगे है न्यायपालिका की स्वतंत्रता। जो न्यायपालिका है उसकी क्या न्यायपालिका की स्वतंत्रता। अदालतों को संविधान और विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार है। जो अदालतें होती है, जो कोर्ट होते हैं, उनको संविधान में विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करने का संपूर्ण अधिकार होता है। ठीक है। और विभिन्न स्तर की सरकारों के बीच अधिकारों के विवाद की स्थिति सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय। जो मतलब जो विभिन्न स्तर की सरकारों के बीच अगर कोई भी बात को लेकर कोई भी विवाद या कोई भी लड़ाई झगड़ा हो तो उसका निपटारा सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट करता है। ठीक है। तो ये सुप्रीम कोर्ट इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है 73वें संवैधानिक संशोधन की प्रमुख विशेषताएं। जो 73वां संवैधानिक संशोधन हुआ था उसकी विशेषताएं अर्थवा में ये भी आ सकता है कि भारत में सत्ता का विकेंद्रीकरण करने के उद्देश्य से 1992 के संविधान संशोधन द्वारा कौन कौन से कदम उठाए गए। जो मतलब 1992 जो संविधान संशोधन हुआ था उसके द्वारा कौन कौन से कदम उठाए गए। तो आइए देखते हैं कौन कौन से कदम उठाए गए थे। तो सत्ता का विकेंद्रीकरण करने के उद्देश्य से भारतीय संसद ने 1992 में भारतीय संविधान में संशोधन किया। जो सत्ता का विकेंद्रीकरण था यानी शक्तियों का बंटवारा करने के लिए 1992 में जो मतलब संविधान था उसने एक संशोधन किया। संशोधन 1992 से पहले संघात्मक शासन व्यवस्था तीसरे स्तर के
शासन को और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य के निम्नलिखित मतलब जो 1992 में जो संविधान संशोधन किया गया, पहले तो मतलब संघीय सरकार मतलब 2 स्तर की थी, केंद्र और राज्य। जो 1992 में जो संविधान संशोधन किया गया उसके बाद तीसरी सरकार भी आई जो थी स्थानीय शासन या स्थानीय सरकार, और उसको और अधिक प्रभावी या मतलब और अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए। तो आइए देखते हैं कौन कौन से कदम उठाए गए थे। तो फर्स्ट है नियमित चुनाव। 1992 से पहले स्थानीय शासन संस्थाओं के चुनाव नियमित समय पर नहीं होते थे। मतलब जो संविधान संशोधन हुआ था उससे पहले चुनाव ना तो समय पर होते थे ना ही करवाए जाते थे, लेकिन 1992 के संविधान संशोधन के अनुसार स्थानीय शासन इकाइयों के चुनाव नियमित रूप से कराने को संवैधानिक कर दी गई। मतलब जो 1992 में जो मतलब संशोधन हुआ था उसके बाद कहा गया कि चुनाव को नियमित रूप से कराया जाना आवश्यक है, तो इस जो संशोधन था उसके बाद चुनाव नियमित रूप से होने लगे। तो सेकंड आता है अनुसूचित जातियों के लिए सीटों का आरक्षण। जो SC, ST, OBC जो जातियां थी उनके लिए भी सीटों का आरक्षण किया गया। तो निर्वाचित स्वशासी इकाइयों के सदस्य तथा पदाधिकारियों के पदों में अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जातियों के लिए भी सीटें आरक्षित की। वे जो पिछड़ी जातियां थी उनके लिए भी जो थी चुनावों में सीटें आरक्षित की गई ताकि वो भी आगे बढ़ सके। तो और तीसरा है महिलाओं का आरक्षण। तीसरा आ गया महिलाओं का आरक्षण। इस संविधान संशोधन के अनुसार स्थानीय स्वशासी निकायों में 1/3 स्थान जो था, 1/3 जो स्थान था वो महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया। मतलब जो 1/3 स्थान था उसमें महिलाएं बढ़ चढ़ कर भाग ले सकती थी। इससे महिलाओं की इन निकायों में भागीदारी बढ़ी। जो इससे थी जो महिलाओं की जो भागीदारी थी वो चुनाव में बढ़ी और महिलाएं भी चुनाव में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने लगी। तो आगे आता है स्वतंत्र राज्य चुनाव आयोग का गठन। जो स्वतंत्र राज्य चुनाव मतलब एक चुनाव आयोग का गठन किया गया। प्रत्येक राज्य में पंचायत नगर पालिका के चुनाव करवाने के लिए राज्य चुनाव आयोग नामक स्वतंत्र संस्था का गठन किया गया। मतलब जो जो थी प्रत्येक राज्य, हर राज्य में पंचायतों के पंचायत हो गई, नगर पालिका हो गई, नगर निगम हो गया आदि के जो चुनाव थे उनको करवाने के लिए, उनकी चुनाव की मतलब जो सारा सिस्टम था उनको सेट करने के लिए स्वतंत्र राज्य चुनाव आयोग का गठन किया गया। एक चुनाव आयोग नामक संस्था का गठन किया गया जिससे कि चुनाव नियमित रूप से हो सके। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। सॉरी एक रह गया। तो फिफ्थ है वित्तीय स्वायत्तता। राज्य सरकारों को अपने राजस्व तथा अधिकारों का कुछ भाग इन स्थानीय स्वशासी निकायों को भी देना पड़ता। सत्ता में भागीदारी की प्रकृति प्रत्येक राज्य में भिन्न भिन्न होती है। तो वित्तीय स्वायत्तता में क्या होता है, मतलब जो राज्य सरकार को जो टैक्स दिए जाते थे, पहले तो सारा टैक्स जो होता था वो राज्य सरकार का ही होता था, लेकिन 1992 में जो संशोधन हुआ उसके बाद जो था मतलब राज्य सरकारों को अपने टैक्स में से कुछ हिस्सा जो स्थानीय स्वशासन की जो संस्थाएं थी उनको देना पड़ता था। और इसमें सत्ता की भागीदारी थी उसके भिन्न भिन्न तरीके भी या प्रकृति भी थी। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विधायी अधिकारों का वर्णन कीजिए। जो केंद्र और राज्य के बीच जो विधायी अधिकार है उनका वर्णन कीजिए। शासन के अपने अपने अलग अधिकार क्षेत्र है, उल्लेख कीजिए। तो आइए पढ़ते हैं क्या अधिकार क्षेत्र है। तो भारत एक संघीय शासन प्रणाली वाला देश है। जो भारत है उसमें संघीय शासन व्यवस्था अपनाई गई है। हमारे देश में केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विधायी अधिकारों का बंटवारा किया गया है। जो हमारा देश है उसमें केंद्र और राज्य के बीच जो है मतलब अधिकार है उनका बंटवारा किया गया है। जो मतलब 3 सूचियों में है जो बंटवारा किया गया है। जो केंद्र और राज्य सरकारों के बीच जो अधिकारों का बंटवारा किया वो 3 सूचियों के अंतर्गत किया गया है। राज्य सूची, संघ सूची और संवर्ती सूची। जो मतलब संघ सूची होती है उसमें सारे कानून बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार को ही प्राप्त होता है और केंद्र सरकार ही उसमें कानून बना सकती है और लागू कर सकती है। और जो राज्य सूची होती है उसमें सारे जो कानून बनाना, कानून लागू करना, अदरवाइज जो भी हो वो सारा सिर्फ राज्य सरकार ही करती है। और जो संवर्ती सूची है उसमें जो अधिकार शासन बनाना या कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को होता है।
ये दोनों ही समवर्ती सूची में कानून बना सकती है, लेकिन अगर कोई भी विषय या कोई भी टॉपिक को लेकर दोनों में विवाद हो जाए तो जो केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया जो कानून है वही मान्य होगा और जो राज्य सरकार द्वारा बनाया गया कानून है उसे रद्द कर दिया जाएगा। तो आइए देखते हैं संघ सूची समवर्ती सूची में। तो फर्स्ट है संघ सूची। संघ सूची में प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, रेल, डाक, बैंकिंग, संचार और मुद्रा जैसे राष्ट्रीय महत्व के विषय आते हैं। जो मतलब संघ सूची है उसमें सारे लगभग राष्ट्रीय विषय के जो राष्ट्रीय महत्व के विषय जो सारे देश के मतलब जो विषय है वो इस सूची के अंतर्गत आते हैं। समस्त देश के लिए इन मामलों में एक प्रकार की नीतियों की आवश्यकता होती है। जो मतलब ये सारे मामले हैं उनके लिए लगभग एक प्रकार की नीति की ही आवश्यकता होती है। इसी कारण इन विषयों को संघ सूची में डाला गया है। एक नीति के कारण ही इसको संघ सूची में डाला गया ताकि इन सभी जो थे रेल थे, डाक थे, बैंकिंग थे, इन सभी के ऊपर सिर्फ कानून है केंद्र सरकार ही लागू कर सके। संघ सूची में वर्णित विषयों के बारे में कानून बनाने का अधिकार सिर्फ किसको होता है? केंद्र सरकार को। संघ सूची में मूलतः कितने 97 विषय और जो वर्तमान में है वो केंद्र सूची में 100 विषय हैं। तो आगे नेक्स्ट है राज्य सूची। जो राज्य सूची में आ जाता है जैसे पुलिस हो गया, व्यापार, वाणिज्य, कृषि, सिंचाई जैसे प्रांतीय और स्थानीय महत्व। जो किसी प्रांतीय या स्थानीय महत्व के जो लगभग सारे विषय होते हैं वो राज्य सूची में ही दिए जाते हैं। राज्य सूची में वर्णित विषयों के बारे में केवल राज्य सरकार ही कानून बनाती है और उसे लागू करती है। मतलब जो राज्य सूची में जितने भी मतलब जो विषय दिए गए हैं उस पर सिर्फ राज्य सरकारी कानून बनाती है और वो इसे लागू करती है। लेकिन यदि देश में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ हो, कोई संकटकालीन स्थिति में अगर कोई देश में राष्ट्रपति का शासन लागू किया गया हो, तब राज्य सूची में जो विषय उन पर अधिकार राज्य सरकार नहीं बना सकती। तो राष्ट्रपति शासन लागू होने पर राज्य सूची में जो विषय है उन पर अधिकार बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार को होता है और राज्य सरकारों के अधिकार पर एक विराम लग जाता है। जो राष्ट्रपति की जो शासन लागू होता है तब तो उसका निर्माण सिर्फ केंद्र सरकार करती है। राज्य सूची में मूलतः 66 विषय हैं। जो है राज्य सूची में 66 विषय, लेकिन वर्तमान में जो है राज्य सूची में 61 विषय दिए गए हैं। तो आगे तीसरी है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में आ गया शिक्षा हो गया, वन, मजदूर, संघ, विवाह, गोद लेना, उत्तराधिकार, समाचार पत्र जैसे वे विषय आते हैं जो केंद्र के साथ राज्य सरकार की साझी दिलचस्पी में आते हैं। मतलब जो संघ सूची है उसके अंदर केंद्र और राज्य दोनों सरकारें ही कानून बना सकती है। इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकारों तथा केंद्र सरकार दोनों को ही है। लेकिन जब दोनों में कानूनों में टकराव हो तो जो केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया जो कानून है वो ही लागू होता है, राज्य सरकार का बनाया गया कानून रद्द हो जाता है। तो जो समवर्ती सूची है वो उसमें मूलतः 47 विषय दिए गए हैं 47 और जो वर्तमान में है वो 52 विषय इसमें शामिल है। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं संघ सूची। संघ सूची क्या है? तो संघ सूची में जो विदेशी मतलब राष्ट्रीय महत्व के जो विषय हैं वो आते हैं। विदेशी मामले हो गए, डाक होगी, बैंकिंग हो गया या रेल हो गई, संचार हो गई, मुद्रा होती है। जो राष्ट्रीय महत्व के पूरे देश के विषय होते हैं वो सिर्फ जो है संघ सूची में किए जाते हैं और इस पर सिर्फ अधिकार केंद्र सरकार ही बना सकती है और उस पर सिर्फ एक ही नीति को अपनाने के लिए इसे संघ सूची में इन सभी विषयों को डाला गया ताकि इन पर समस्त देश के लिए सिर्फ एक सरकार ही कानून बना सके, कोई भी इधर उधर न हो। इसी कारण इन विषयों को संघ सूची में दिया गया। संघ सूची में वर्णित विषयों के बारे में कानून बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार को होता है। संघ सूची में जो है मूलतः 97 विषय, लेकिन वर्तमान में है जो 100 विषय हैं वो डाले गए हैं या विद्यमान है। तो नेक्स्ट करते बाद हम राज्य सूची। राज्य सूची पर नोट लिखें। तो राज्य सूची में आ गया पुलिस, आ गया व्यापार, वाणिज्य, कृषि, सिंचाई जैसे प्रांतीय और स्थानीय महत्व के विषय आते हैं। जो किसी एक राज्य के हो या एक प्रांत के विषय हो वो सारे राज्य सूची में डाले गए हैं। तो जो राज्य सूची पर जो है कानून बनाने का अधिकार सिर्फ राज्य सरकार को ही प्राप्त होता है। लेकिन जब देश में कोई राष्ट्रपति या संकटकालीन स्थिति में जब राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो तब सिर्फ वहाँ राज्य सूची के जो सारे विषय है उस पर सिर्फ केंद्र सरकार कानून बना सकती है, राज्य सरकार कानून नहीं बना सकती। जो राज्य सरकार द्वारा बनाया गया कानून है वो रद्द हो जाता है और जो केंद्र सरकार कानून बनाती है वह ही राष्ट्रपति शासन में लागू होता है। तो राज्य सूची में मूलतः 66 विषय है, लेकिन वर्तमान में देखें तो राज्य सूची में 61 विषय शामिल किए गए हैं। तो नेक्स्ट है समवर्ती सूची। नेक्स्ट क्वेश्चन समवर्ती सूची।
पर एक नोट लिखे। समवर्ती सूची में आ गया शिक्षा, वन, मजदूर, विवाह, गोद, समाचार पत्र जैसे विषय है जो केंद्र के साथ राज्य सरकारों की साझी दिलचस्पी में आते हैं। मतलब इसमें केंद्र और राज्य सरकार दोनों की ही दिलचस्पी होती है। इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य और केंद्र दोनों को होता है। इसमें मतलब कोई एक सरकार कानून नहीं बनाती, लेकिन अगर किसी भी कानून या किसी भी शासन को लेकर कोई दोनों में विरोध हो जाए तो सिर्फ जो केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया जो कानून है वही मान्य होगा और राज्य सरकार द्वारा कानून बनाया गया रद्द हो जाएगा। तो जो समवर्ती सूची में जो विषय है वो 47 है, लेकिन अगर हम वर्तमान में देखें तो वर्तमान में समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। भारत में 1950 और उसके बाद राज्यों का गठन किन आधारों पे किया गया? जो मतलब भारत में जो 1950 या उसके बाद जो राज्यों का गठन किया गया वो किस आधार पर किया गया? तो आइए पढ़ते हैं किस आधार पर राज्यों का जो था गठन किया गया। तो भारत में 1950 और उसके बाद में निम्नलिखित आधारों पर राज्यों का गठन किया गया था। एक भाषा, 1950 के दशक में एक भाषा बोलने वाले भाषा, फर्स्ट मतलब जो था भाषा के आधार पर राज्यों का जो था गठन किया गया। मतलब जो भाषा के आधार पर था वो मतलब भाषा के आधार पर अनेक छोटे छोटे राज्यों का था जो गठन किया गया। तो देखते हैं 1950 के दशक में एक भाषा बोलने वाले लोगों का एक राज्य के संगठित करके राज्यों का गठन कर दिया गया। तो अब देखते हैं, जैसे पहले ये पंजाब था, पंजाब में जैसे 3 है, एक क्षेत्र में तो लोग बोलते थे हिंदी, तो दूसरे में बोलते थे हरियाणवी और तीसरे में बोलते थे पंजाबी। तो इन तीनों राज्यों को अलग अलग कर दिया गया। जो हिंदी बोलते थे वो तो हिमाचल में चले गए, जो हरियाणवी थे उसे हरियाणा राज्य में स्थापित कर दिया गया और जो लोग पंजाबी बोलते थे उनको पंजाब राज्य में गठन कर दिया गया। इस प्रकार भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया गया। तो 1 नवंबर 1966 को पंजाब के हिंदी भाषाई लोगों को अलग राज्य हरियाणा के रूप में मान्यता प्रदान की गई। मतलब जो पहले हरियाणा और जो मतलब पंजाब था वो एक ही राज्य थे, लेकिन 1 नवंबर 1966 को जो हिंदी भाषा बोलने वाले लोग थे उनकी एक अलग राज्य की मतलब जो थी स्थापना हो गई, जो था हरियाणा राज्य की मान्यता प्रदान की गई। और संस्कृति, भूगोल, जातीयता, संस्कृति और विविधता को आदर देने के लिए नागालैंड, उत्तराखंड, झारखंड जैसे राज्यों का भी गठन हुआ। मतलब जो सांस्कृतिक विविधता थी उसके आधार पर भी कई राज्यों का गठन हुआ, जैसे उत्तराखंड हो गया, झारखंड हो गया। अन्य राज्यों का गठन संस्कृति और जातीयता के आधार पर भी किया गया। क्षेत्रफल के आधार पर मध्य प्रदेश जैसे बड़े राज्य का क्षेत्रफल के आधार पर पुनर्गठन करके छत्तीसगढ़ राज्य का भी निर्माण किया गया। जो मतलब क्षेत्रफल के आधार से देखें तो महाराष्ट्र बहुत बड़ा राज्य था, तो उसका गठन करके एक अलग राज्य छत्तीसगढ़ बनाया गया। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है नगरपालिका और नगर निगम में क्या अंतर है? जो नगरपालिका है और नगर निगम है इन दोनों में क्या अंतर है? तो आइए देखते हैं दोनों में क्या अंतर है। तो नगरपालिका और नगर निगम है, इनमें दोनों में निम्नलिखित अंतर है। तो नगर निगम है वो बड़े शहरों में, जो बड़े शहर होते हैं वहाँ पर स्थानीय जो शासन चलाने वाली जो इकाइयाँ होती है वो तो नगर निगम होती है, और जो छोटे शहरों में जो मतलब शासनीय या स्थानीय शासन चलाते हैं वह जो होती है नगर पालिका होती है। मतलब जो बड़े शहरों में शासन स्थानीय शासन चलाती है वो तो नगर निगम हो गई, और जो छोटे शहरों में शासन चलाती है स्थानीय शासन चलाती है वो हो गई नगर पालिका। और नगर निगम के प्रधान को मेयर कहा जाता है, और जो नगर निगम के प्रधान होते हैं जो बड़े शहर के स्थानीय शासन को चलाते हैं उनको तो मेयर कहा जाता है। और जो नगर पालिका का प्रमुख नगर पालिका के राजनीतिक है, जो नगर पालिका जो प्रमुख होते हैं वो नगर पालिका के राजनीतिक ही होते हैं। तो ये दोनों में अंतर भी, नगर निगम तो बड़े शहर के स्थानीय शासन चलाने वाली संस्था है, और जो नगर पालिका वो छोटे शहर के स्थानीय शासन चलाने वाली संस्था है। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं गठबंधन। गठबंधन सरकार से आपका क्या तात्पर्य है? मतलब जो गठबंधन सरकार है उससे आपका क्या तात्पर्य है? मतलब जब 1989 तक तो लगभग भारत पर एक ही सरकार का प्रभुत्व था, जो थी कांग्रेस सरकार। 1947 से लेकर 1989 तक भारत पर सिर्फ एक ही सरकार ने जो किया शासन किया था, कांग्रेस सरकार ने। लेकिन 1989 थी उसके बाद कांग्रेस सरकार को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, तो छोटे छोटे क्षेत्रीय दलों और छोटी छोटी राजनीतिक पार्टियों को मिलाकर एक गठबंधन सरकार का निर्माण किया गया, तो वो होती है गठबंधन सरकार। तो आइए देखते हैं, जब किसी देश में व्यवस्थिका में किसी भी राजनीतिक दल को सरकार निर्माण के लिए स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता, ये मतलब कोई भी एक पार्टी हो जिसको राजनीति में मतलब अपना स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता,
तो ऐसी स्थिति में वह विभिन्न राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय दलों को मिलाकर, वो मतलब छोटे छोटे राष्ट्रीय और छोटे छोटे क्षेत्रीय दलों को मिलाकर अपनी एक गठबंधन सरकार का निर्माण करते हैं। जैसे भारत में वर्तमान में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन, जो भारत में मतलब जो वर्तमान में जो गठबंधन सरकार है वो है राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन के नेतृत्व में बनी सरकार गठबंधन सरकार का एक उदाहरण है। तो जो राष्ट्रीय जो लोकतांत्रिक गठबंधन है वो एक गठबंधन के द्वारा बनी सरकार का उदाहरण है। तो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है गठबंधन सरकार ने संघात्मक शासन व्यवस्था को कैसे मजबूत किया। जो गठबंधन सरकार है उसने भारत की जो संघात्मक शासन व्यवस्था है उसको कैसे मजबूत किया है। तो भारत में 1990 के दशक में गठबंधन सरकारों के नए युग की शुरुआत हुई। मतलब जो भारत में 1990 था, जो 1990 से पहले की स्थिति देखें तो सिर्फ एक ही सरकार थी जो मतलब अपना शासन चलाया करती, कांग्रेस सरकार। लेकिन 1990 के बाद किसी भी पार्टी या किसी भी सरकार को मतलब चुनाव में है जो स्पष्ट बहुमत नहीं प्राप्त हुआ। तो 1990 के बाद जो लगभग सरकारें बनने लगी वो गठबंधन सरकार की सरकारें ही बनने लगी थी। मतलब गठबंधन करके ही सरकारों का निर्माण किया जाता था। गठबंधन सरकार में केंद्र अनेक राज्य स्तरीय क्षेत्रीय दलों का सहयोग होने से राज्यों का महत्व बढ़ गया। मतलब जो गठबंधन सरकार है उसके दौरान एक छोटे छोटे क्षेत्रीय या वो राज्य स्तर थे जो मिलने लगे, जिससे के कारण जो राज्य स्तर के जो दल थे उनके कारण जो राज्यों का था वो महत्व बढ़ने लगा। उदाहरण के लिए 2004 में गठित मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूपीए, संयुक्त प्रगतिशील जो गठबंधन था, सरकार में महाराष्ट्र से शिवसेना, बिहार से राष्ट्रीय जनता दल, तमिलनाडु से डीएमके तथा इसके अतिरिक्त अन्य छोटे दलों के सहयोग से बनी सरकार है। मतलब हम देखते हैं 2004 में जो गठित एक गठबंधन सरकार थी, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, उसमें मतलब महाराष्ट्र से लिया गया, महाराष्ट्र से शिवसेना को और बिहार से राष्ट्रीय जनता दल को, तमिलनाडु से डीएमके, छोटे छोटे दलों को लिया गया, जिससे कि जो राज्य का जो महत्व था वो बढ़ने लगा। जो पहले जो राज्य का महत्व था वो कम था, लेकिन गठबंधन सरकार आने के बाद जो भारत में जो राज्यों का जो महत्व था वो बहुत अधिक बढ़ने लगा। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो वो महत्व बढ़ने लगा, इससे जो संघात्मक स्वरूप था वो जो मतलब भारत का जो संघात्मक स्वरूप था वो मजबूत हो गया। हालांकि 2014 एवं 19 में लोकसभा चुनाव में भाजपा पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिला, लेकिन 2014 और 2019 में देखें तो जो भाजपा पार्टी थी उसको चुनाव में स्पष्ट बहुमत मिला। फिर भी पार्टी ने गठबंधन सरकार की स्थापना की, लेकिन जो स्पष्ट बहुमत मिलने के बाद भी जो सरकार थी उसने जो थी गठबंधन सरकार की ही स्थापना की थी। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्ता के विकेंद्रीकरण का क्या अर्थ है। मतलब जो सत्ता का विकेंद्रीकरण है उसका क्या अर्थ है। तो आइए देखते हैं क्या अर्थ है सत्ता के विकेंद्रीकरण का। तो सत्ता के विकेंद्रीकरण का अर्थ है शासन की सत्ता को शासन के विभिन्न अंगों में बांट देना। जो मतलब शासन की जो शक्तियां है उसको अलग अलग विभिन्न स्तरों में बांट देना। भारतीय संविधान ने सत्ता के विकेंद्रीकरण को अपनाते हुए शासन की शक्तियां, जो भारत का संविधान है उसने जो सत्ता का विकेंद्रीकरण है उसको अपनाते हुए जो भारत की शक्तियां थी उसे 3 स्तरों पे बांट दिया गया। केंद्र सरकार को दे दी आधी राज्य सरकार को, तो आधी स्थानीय शासन व्यवस्था को। तो जो था सत्ता का विकेंद्रीकरण कर दिया गया, मतलब शक्तियों को बांट दिया गया। केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को, स्थानीय सरकारों के बीच जो शक्तियों का था वो बंटवारा कर दिया गया। तो इस प्रकार मतलब शासन में जो शक्तियों का बंटवारा होता है उसे ही सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो है कि संघीय व्यवस्था कैसे चलती है। जो भारत में जो संघीय व्यवस्था है वो किस प्रकार से चलती है। तो जो संघीय व्यवस्था है को सुचारू रूप से चलाने के लिए संवैधानिक प्रावधान है जो जरूरी है। जो मतलब संघीय व्यवस्था उसको चलाने के लिए संवैधानिक प्रावधान हो गए या मौलिक प्रावधान हो गए वो बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ संघीय व्यवस्था को सफलता के लिए लोकतांत्रिक राजनीति एक महत्वपूर्ण कारक है। जो मतलब साथ संघीय व्यवस्था को चलाने के लिए जो लोकतांत्रिक राजनीति है वो भी यही बहुत जरूरी है। लोकतांत्रिक राजनीति के फलस्वरूप संघवाद की भावना, विविधता का आदर, संघ साथ रहने की भावना का विकास होता है। जो लोकतांत्रिक मतलब राजनीति है उसके आधार पर एकता की भावना का विकास होता है, विविधता का है जो आदर होता है मतलब और भाषा नीति, भारत में भाषा नीति तथा केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों की नीति संघीय व्यवस्था को निर्बाध रूप से चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जो भारत में जो भाषा नीति है वो केंद्र और राज्य बीच जो
केंद्र और राज्य के बीच जो संबंध है उसकी नीति संघीय व्यवस्था को निर्बाध रूप से चलाती है। जो भाषा नीति है वो संघीय व्यवस्था को निर्बाध रूप से चलाती है। तो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्राम पंचायत का संक्षेप में वर्णन करो। तो ग्राम पंचायत क्या होती है, इसका वर्णन करो। तो आइए देखते हैं ग्राम पंचायत क्या होती है। ग्राम पंचायत एक प्रकार की प्रसिद्ध है, मतलब ग्राम पंचायत है वो गांव में विकसित होती है, तो वो एक प्रसिद्ध है और उसके कुछ सदस्य भी होते हैं और मतलब एक कुछ सदस्य होते हैं, एक उसमें अध्यक्ष पाया जाता है। इन सदस्यों का चुनाव जो होता है वार्डों से होता है। जो वार्डों के लोग हैं वो इन सदस्यों का है जो चुनाव करवाते हैं, जिन्हें पंच कहा जाता है। जो मतलब ग्राम पंचायत के जो सदस्य हैं उन्हें तो हम कहेंगे पंच, और जो ग्राम पंचायत का जो मुखिया होता है उसे क्या कहा जाता है, सरपंच कहा जाता है। तो ग्राम पंचायत पूरे गांव के निर्णय लेने वाली संस्था है। जो ग्राम पंचायत होती है वो एक पूरे गांव के, जो पूरा एक गांव होता है उसके निर्णय लेती है और वो एक पूरे गांव को चलाती है। ठीक है, तो आगे नेक्स्ट देखते हैं। भारत में स्थानीय सरकारों के किन्हीं 3 कठिनाइयों का वर्णन कीजिए। जो भारत में जो स्थानीय शासन व्यवस्था है उसकी 3 कठिनाइयां कौन कौन सी है देखते हैं। तो अधिकांश राज्य सरकारों में स्थानीय सरकारों को पर्याप्त अधिकार नहीं मिले। जो मतलब अधिकांश राज्य है उसमें जो मतलब स्थानीय सरकारें हैं उनको मतलब ज़्यादातर अधिकार नहीं मिले। जो अधिकार है वो थोड़े थोड़े मिले हैं और यहाँ संसाधनों की भी कमी है। और कुछ राज्य है वहाँ पर जो स्थानीय शासन की संस्थाएं हैं उसके अंदर संसाधनों की भी बहुत कमी है। और ग्राम सभाओं की बैठकें भी, जो ग्राम सभाओं की जो बैठकें है जो साल में लगभग 2-3 बार होनी चाहिए वो भी नियमित रूप से नहीं होती। तो यह ग्राम जो है स्थानीय जो सभा है उनकी वो है कठिनाइयाँ। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थानीय सरकारों के कोई 3 लाभ या सरकार के तीसरे स्तर की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। जो स्थानीय सरकार है उसके लाभ क्या क्या है, या फिर जो सरकार के तीसरे स्तर है उसका वर्णन। तो आइए देखते हैं। स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा दिए जाने से हमारे यहाँ लोकतंत्र की जड़ें मजबूत हो गई है। जो मतलब स्थानीय सरकार है उनको संवैधानिक दर्जा दे दिया गया, उसके बाद जो लोकतंत्र की जड़ें हैं वो और अधिक मजबूत हो गई हैं। और इससे महिलाओं का भी प्रतिनिधित्व बढ़ने के साथ ही हमारे लोकतंत्र में उनकी आवाज़ भी मजबूत हो गई है। और जो मतलब पहले संवैधानिक जो स्थानीय शासन था उसको संवैधानिक मान्यता प्राप्त नहीं थी, तो मतलब औरतों को इतना ज़्यादा नहीं दिया जाता था हर काम में। लेकिन उसके जब स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हो गया उसके बाद हर क्षेत्र में महिलाओं का प्रतिनिधित्व भी बढ़ने लगा और उनकी आवाज़ भी मजबूत हो गई। और स्थानीय स्तर पर लोगों को फैसले में सीधे भागीदार बनना भी संभव हो जाता है। और जो स्थानीय स्तर है उसमें लोग सीधे भागीदार बन सकते हैं। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। 1992 के संविधान संशोधन से पहले और बाद के स्थानीय शासन के 2 महत्वपूर्ण अंतरों को बताइए। मतलब जो 1992 में जो संशोधन हुआ था, एक तो उसके पहले और एक उसके बाद के जो अंतर थे उसको बताइए। तो आइए देखते हैं क्या अंतर है। तो जो 1992 जो संविधान संशोधन पहले और बाद में जो स्थानीय सरकार में 2 अंतर थे वो महत्वपूर्ण है। तो क्या है 2 अंतर? तो जो 1992 में 92 से पहले 2 स्तरीय संघीय शासन व्यवस्था थी। मतलब जो 1992 जो संविधान संशोधन हुआ था उससे पहले जो संघीय व्यवस्था थी वो सिर्फ 2 स्तर की थी, केंद्र और राज्य। 1992 में 3 स्तरीय संघीय व्यवस्था लागू कर दी गई। जो 1992 में जो संशोधन हुआ उससे पहले तो 2 स्तरीय शासन व्यवस्था थी, लेकिन संशोधन के बाद जो थी 3 स्तरीय शासन व्यवस्था लागू कर दी गई, केंद्र, राज्य और स्थानीय। अंत स्थानीय शासन को शासन का रूप बना दिया गया। जो स्थानीय शासन व्यवस्था थी उसको एक शासन का रूप बना दिया गया। और 1992 से पहले जो स्थानीय शासन संस्थाएं के चुनाव समय पर करवाना अनिवार्य नहीं था, लेकिन 1992 के बाद इन संस्थाओं के चुनाव समय पर करवाना अनिवार्य कर। मतलब जो 1992 के संशोधन से पहले जो चुनाव थे वो मतलब करवाए भी नहीं जाते थे, और करवाए जाते तो समय पर नहीं करवाए जाते थे। लेकिन 1992 के संशोधन के बाद जो संस्थाओं का चुनाव था वो नियमित रूप से समय समय पर होने लगे। तो आगे हम देखते हैं वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें एकात्मक शासन व्यवस्था क्या है?
जो एकात्मक शासन व्यवस्था है वो है क्या? एकात्मक शासन व्यवस्था में शासन एक ही स्तर का होता है, मतलब जो एकात्मक शासन व्यवस्था है उसमें एक स्तर की सरकार होती है और बाकी इकाइयां उसके अधीन होकर कार्य करती है। एक केंद्र सरकार होती है और एक स्तर होता है सरकार का एकात्मक शासन व्यवस्था, और बाकी जो सरकारें होती है वो केंद्र सरकार के अधीन रह के ही कार्य करती है। ठीक है, तो ये होता है एकात्मक शासन व्यवस्था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है संघात्मक शासन व्यवस्था वाले 3 देशों के नाम। जो संघात्मक शासन व्यवस्था वाले हैं उसके 3 देश कौन कौन से हैं? तो आइए देखते हैं जो संघात्मक शासन व्यवस्था वाले 3 देश हैं। तो फर्स्ट तो आ जाता है भारत। भारत भी एक संघात्मक शासन व्यवस्था वाला देश है। तो सेकंड आ जाता है बेल्जियम। बेल्जियम भी संघात्मक शासन व्यवस्था वाला देश है। और तीसरा हम बात करते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका की। तो संयुक्त राज्य अमेरिका भी एक संघीय व्यवस्था वाला या संघात्मक शासन व्यवस्था वाला देश है। तो थर्ड क्वेश्चन है एकात्मक शासन व्यवस्था वाले 3 देशों के नाम। ये तो हमने संघात्मक शासन व्यवस्था वाले देशों के कर लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एकात्मक शासन व्यवस्था वाले देश कौन कौन से हैं? तो एकात्मक शासन व्यवस्था वाले 3 देश, फर्स्ट तो आ जाता है श्रीलंका। श्रीलंका में एकात्मक शासन व्यवस्था अपनाई जाती है। सेकंड आ जाता है चीन। जो चीन है, चीन देश में भी एकात्मक शासन व्यवस्था ही अपनाई जाती है, यहाँ भी एक स्तर की सरकार ही होती है। और जो इंग्लैंड है उसमें भी एकात्मक शासन व्यवस्था पाई जाती है। तो एकात्मक शासन व्यवस्था वाले 3 देश कौन कौन से हो गए? श्रीलंका हो गया, चीन हो गया और इंग्लैंड हो गया। तो आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अधिकार क्षेत्र से क्या अभिप्राय है? जो अधिकार क्षेत्र होता है वो क्या होता है? ऐसा दायरा जिस पर किसी का वैधानिक अधिकार हो उसे अधिकार क्षेत्र कहते हैं। मतलब एक ऐसा क्षेत्र या दायरा जिसके ऊपर किसी का वैधानिक अधिकार हो। मतलब इस अब एक राज्य की बात कर ले तो एक राज्य पर ऐसा दायरा जिस पर किसी का वैधानिक अधिकार हो उसे अधिकार क्षेत्र करते हैं। जो एक ऐसा दायरा कर लेते हैं, ऐसी सीमा कर लेते हैं जिस पे किसी का वैधानिक अधिकार हो उसे क्या कहते हैं? अधिकार क्षेत्र। तो भारत में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किन सूचियों में किया गया है? तो जो भारत है उसके अंदर जो शक्तियों का विभाजन है वो 3 सूचियों के अंतर्गत किया गया है। जो 3 सूचियां उसके अंतर्गत किया गया है, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। इन तीनों सूचियों के बीच जो है शक्तियों का विभाजन किया गया है। ठीक है, तो 3 सूची है, संघ, राज्य और संवर्ती सूची। तो आगे है क्वेश्चन नंबर 6। जो संघ सूची में शामिल 4 विषय कौन? अब जो संघ सूची में है वो कौन कौन से? मतलब संघ सूची में है जो सारे राष्ट्रीय महत्व के विषय आते हैं, देखते हैं ये कौन कौन से हैं। तो संघ सूची में 4 विषय हो गए, जैसे हो गए प्रतिरक्षा हो गया, विदेशी मामले हो गए, बैंकिंग हो गया, संचार हो गया। तो ये सारे हैं जो राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं जो सिर्फ संघ सूची में ही शामिल किए जाते हैं। तो आगे आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य सूची के तो जो राज्य सूची है उसमें शामिल विषय के नाम लिखो कोई 4। तो राज्य सूची में शामिल कुछ 4 विषय हो गया, पुलिस हो गई, व्यापार हो गया, वाणिज्य हो गया, कृषि हो गया। जो मतलब किसी राज्य, प्रांतीय या स्थानीय स्तर के जो विषय हैं वो सारे राज्य सूची में आते हैं। तो जो पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि है जो ये आते हैं राज्य सूची के विषय है। तो थर्ड क्वेश्चन नंबर 8 आ जाता है संवर्ती सूची में शामिल 4 विषय। तो संवर्ती सूची में वही संवर्ती सूची के 4 विषय हैं। इस पर मतलब केंद्र और राज्य दोनों सरकारी कानून बना सकते हैं। और इस पर जो है विषय कौन कौन से हैं? शिक्षा हो गया, वन हो गया, मजदूर संघ हो गया, विवाह हो गया। जो ये सारे विषय हैं जो स्थानीय महत्व के जो विषय हैं वो सारे संवर्ती सूची में शामिल किए जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि संवर्ती सूची के विषय पर केंद्र और राज्य सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों में टकराव पैदा हो जाए तो कौन सा कानून मान्य होगा? तो ये हमने पहले भी पढ़ा है कि अगर जो संवर्ती सूची है अगर उसमें विषय कानून और केंद्र सरकार दोनों ही बना सकते हैं, अगर दोनों में बनाए गए कानूनों में विवाद हो जाए तो किसके द्वारा बनाया गया कानून मान्य होता? तो केंद्र सरकार द्वारा जो बनाया गया कानून है वह ही मान्य होगा। जो राज्य सरकार द्वारा बनाया गया कानून है उसे रद्द कर दिया जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिला परिषद के पदेन सदस्य कौन कौन होते हैं? लिखिए। जो जिला जो परिषद होते हैं उसके पदेन सदस्य कौन कौन होते हैं? तो देखिए, एक जिले में गठित सभी पंचायत समितियों के अध्यक्ष जिला परिषद के पदेन सदस्य होते हैं। तो मतलब एक जिले में जो गठित सभी पंचायत समितियां होती है या उनके अध्यक्ष होते हैं वो जिला परिषद होती है उसके ही पदेन सदस्य उनके अध्यक्ष होते हैं।
और जो सेकंड है, उस जिले से संबंधित लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्य जिला परिषद के पदेन सदस्य होते हैं। और जो मतलब उस जिस जिले में लोकसभा और राज्यसभा होती है उस जिले के जो जिला परिषद के जो पदेन सदस्य हैं वो ही होते हैं। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27, जिला परिषद की विशेष बैठक कैसे बुलाई जाती है? जो जिला परिषद है उसकी विशेष बैठक है या जो मीटिंग है वो कैसे बुलाई जाती है? तो जिला परिषद के कुल सदस्यों के 1/3 के लिखित अनुरोध पर जिला परिषद के अध्यक्ष द्वारा 2 सप्ताह के अंदर विशेष बैठक बुलाई जाती है। मतलब जो जिला परिषद में जो 1/3 है, जो कुल सदस्यों के जो 1/3 भाग है उसको लिखित अनुरोध यानी लिखित अनुरोध के लिए लिखित अनुरोध देकर जिला परिषद के अध्यक्ष, जो जिला परिषद के जो अध्यक्ष होते हैं वो उनको लिखित अनुरोध देते हैं। जो मतलब जिला परिषद के जो 1/3 लोग होते हैं, जो सदस्य होते हैं, उनको जो जिला परिषद के जो अध्यक्ष होते हैं वो लिखित अनुरोध देते हैं और 1 सप्ताह के अंदर विशेष बैठक बुलाना अवश्य होता है। और जो मतलब जिला परिषद है उसमें 1 हफ्ता के अंदर एक विशेष बैठक बुलाना जो होता है वो अनिवार्य और आवश्यक होता है। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिला परिषद के कोई 2 कार्य बताओ। जिला परिषद के 2 कार्य कौन कौन से हैं? तो अपने क्षेत्र में स्थापित पंचायत समितियों कार्य में समन्वय स्थापित करना, जो मतलब अपने जिले में जो स्थापित पंचायत समितियां उनके कार्य के बीच जो समन्वय या जो संबंध है वो स्थापित करना तथा जिले के सामूहिक विकास के लिए प्रयत्न करना। और जो जिले में सामूहिक जो विकास है उनके लिए भी प्रयत्न करना। तो सेकंड है, अपने क्षेत्र की पंचायत समिति के बजट का निरीक्षण करना और उन्हें स्वीकृति प्रदान करना। जो मतलब जो बजट है, जो भी खर्चा है उसका पहले निरीक्षण करना और उसको बाद में उस चीज़ की स्वीकृति प्रदान करना या आज्ञा आदेश देना। तो आगे हम करते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन यानी एक 1 आंसर टाइप क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, संघीय व्यवस्था क्या है या फिर संघवाद क्या है? संघीय व्यवस्था या संघवाद क्या है? तो संघीय व्यवस्था ऐसी व्यवस्था है जिसमें 2 या 2 से अधिक, जो संघीय व्यवस्था है वो हमने बार बार पढ़ा है कि जो जिसमें 2 या 2 से अधिक स्तर की सरकार होती है वो होती है संघीय व्यवस्था। तो सेकंड है कि संघ सूची में कितने विषय पाए जाते हैं? तो संघ सूची में है जो 97 जो विषय हैं वो पाए जाते हैं। और जो राज्य सूची है उसमें कितने? तो राज्य सूची में है जो 62 विषय पाए जाते हैं और जो समवर्ती सूची है उसमें 52 विषय पाए जाते हैं। ठीक है, तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो आगे क्वेश्चन नंबर 5, 22 भाषाओं को भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में रखा गया है? जो मतलब 22 भाषाएं हैं उनको संविधान की कौन सी अनुसूची में रखा गया है? तो जो 22 भाषाएं उनको संविधान की 8वीं अनुसूची में रखा गया है। जो 8वीं अनुसूची है उसमें से रखा गया है। ठीक है, तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया के कितने देशों में संघीय शासन व्यवस्था है? जो दुनिया मतलब जितने देश है उसमें से कितने देशों में जो संघीय शासन व्यवस्था है उसमें उसको संघीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है? तो जो 25 देश हैं, 25 देशों में हैं जो संघीय शासन व्यवस्था या संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा कब दिया गया? तो जो भारत है उसमें पंचायती राज व्यवस्था थी उसको संवैधानिक दर्जा कब दिया गया? तो भारत में पंचायती राज व्यवस्था को 73वें संवैधानिक संशोधन द्वारा सन 1992 में, मतलब जो 73वां संवैधानिक संशोधन हुआ था सन 1992 में, उसके द्वारा ही जो पंचायती राज व्यवस्था थी उसको संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत के अध्यक्ष को क्या कहते हैं? जो ग्राम पंचायत के अध्यक्ष होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो जो ग्राम पंचायत के अध्यक्ष होते हैं उसे क्या कहा जाता है? सरपंच। ग्राम पंचायत के जो अध्यक्ष होते हैं उन्हें सरपंच कहा जाता है। ग्राम पंचायत के अध्यक्ष बनने हेतु तो कितनी आयु होनी चाहिए? जो ग्राम पंचायत है उसके अध्यक्ष बनने के लिए कम से कम 21 वर्ष की आयु होनी चाहिए। तो 73वें संशोधन के अनुसार समस्त भारत में पंचायतों का कार्यकाल कितना निश्चित किया है? मतलब जो 73वां संवैधानिक संशोधन हुआ था 1992 में, उसके अंदर पंचायतों का कार्यकाल कितना निश्चित किया गया है? तो 73वें संशोधन के अनुसार समस्त पंचायतों का कार्यकाल का था जो 5 वर्ष का निश्चित किया गया है। हर 5 वर्ष के बाद नए चुनाव किए जाने चाहिए। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायत समिति के सहकारी सदस्य
जो मतलब जो पंचायत समिति में सहकारी सदस्य कौन होता है? जो पंचायत समिति के क्षेत्र में चुने गए विधानसभा के सदस्य को पंचायत समिति का सहायक सदस्य कहते हैं। जो मतलब पंचायत समिति के क्षेत्र में से जो विधानसभा के सदस्यों को, जो पंचायत समिति के क्षेत्र में चुने गए जो विधानसभा के सदस्य होते हैं उसे क्या कहा जाता है? सहायक सदस्य। ठीक है, तो आगे है तेलंगाना किस वर्ष में नया राज्य बना था? मतलब जो तेलंगाना था वो भारत का राज्य जो तेलंगाना था किस वर्ष भारत का राज्य बना था? तो 2014 में जो था तेलंगाना एक राज्य के रूप में जो था स्थापित हुआ था। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायत समिति का कार्यकाल कितना है? तो पंचायत समिति का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का है। भारत में अपने परमाणु परीक्षण कहाँ किए गए थे? भारत में जो परमाणु परीक्षण किए गए थे वो राजस्थान में किए गए थे। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है संघीय व्यवस्था में किस प्रकार की सरकार होती है? जो संघीय व्यवस्था है उसमें मतलब किस प्रकार की सरकार होती है? तो संघीय व्यवस्था में 3 स्तरीय सरकार होती है, केंद्र, राज्य और स्थानीय। ठीक है, तो जो संघीय व्यवस्था उसमें 3 स्तर की सरकार होती है, पहला केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकार। ठीक है, आगे क्वेश्चन है जिला परिषद की वर्ष में कितनी बैठकें होती है? जो जिला परिषद होता है उसकी वर्ष में कितनी बैठकें की जाती है? तो एक वर्ष में कम से कम 6 बैठकें होना अनिवार्य है। तो जो जिला परिषद किया उसमें लगभग एक वर्ष में कम से कम 6 बैठकें होना बहुत जरूरी है या अनिवार्य है। जो क्वेश्चन नंबर 18 है उसमें है नगर निगम के राजनीतिक पदाधिकारी को क्या कहते हैं? तो जो नगर निगम के राजनीतिक जो पदाधिकारी होते हैं उसे मेयर कहा जाता है, या नगर निगम के जो अधिकारी या पदाधिकारी होते हैं उन्हें मेयर ही कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, जो राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट किस वर्ष में लागू की? जो राज्य का पुनर्गठन आयोग की जो रिपोर्ट थी वो किस वर्ष में लागू की गई? तो 1956 में जो राज्य पुनर्गठन आयोग की थी वो रिपोर्ट लागू की गई। ऐसे 3 भाषाओं के नाम बताओ जो भारत में बोली जाती है पर जो सूची में नहीं है। तो ऐसी 3 भाषाएं कौन कौन सी है जो भारत में बोली भी जाती है लेकिन सूची में नहीं है? तो फर्स्ट तो होगी अवधी भाषा, जो मतलब भारत में बोली तो जाती है लेकिन सूची में शामिल नहीं है। सेकंड हो गई बुंदेली और थर्ड हो गई भोजपुरी। तो अवधी हो गई, बुंदेली हो गई और भोजपुरी, ये तीनों भाषाएं भारत में बोलने में तो यूज की जाती है लेकिन ये जो सूची में है वो शामिल नहीं है। तो आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो बस गाइज आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।